देखिए राजीव जी, प्रेम कुमार जी ने जो कहा कि अखिलेश यादव के इस बयान को कि आखिरी समय में रहने लायक शहर है, कबीर और तुलसी ने भी उसे लिखा। कबीर ने तो मगहर को चुना अपने प्रस्थान के लिए, जहां जहां के लिए कहा जाता है कि जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो नर्क में जाता है, लेकिन तुलसीदास जी ने बनारस को चुना। मूल मुद्दा यह है कि हमारे भारत की पूरी राजनीति सिर्फ बयानों, तुकबंदियों, नारों पर सीमित होकर रह गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सचमुच में उत्तर प्रदेश में मुद्दा, वे 2 दिन बनारस में रहें या 1 महीने रहें, बजाय इसके अखिलेश यादव आखिरी समय में रहने की बात करते। हो सकता है उसका जो प्रेम कुमार जी ने जो व्याख्या की कि राजनीतिक रूप से आखिरी समय कि 2014 तक या 24 और उससे पहले 23 में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का बतौर राजनीतिक पदासीन होने का अंतिम समय, पद पर रहने का अंतिम समय, इसे मुहावरे के रूप में लिया जा सकता है। हम लोग कई बार आपस में सुनते हैं कि जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं वे कहते हैं वो हमारा आखिरी वक्त है। तो ये मुहावरे के रूप में भारतीय समाज में इस्तेमाल होती हैं चीजें। फिर भी हम अखिलेश यादव को इस बयान के लिए खारिज नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए था। अब जहां तक प्रश्न है मुद्दों का, तो अखिलेश यादव सीधे ये पूछते कि आप 2 दिन रहेंगे या 1 महीने रहेंगे, क्या गंगा में तैरते शव आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे? क्या उन शवों की तस्वीरें आपके दिमाग में नहीं आई डुबकी लगाते समय, चश्मा पहनकर जब माननीय प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे थे तब? क्या गंगा मैया ने उनसे नहीं पूछा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तब तुम कहां थे जब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगानी पड़ रही थी शमशान गृहों में, और जगह न होने के कारण गंगा के किनारे रेत में और सीधे जल में प्रवाहित करना पड़ रहा था? ऐसे सवाल अगर प्रतिपक्ष के नेता पूछें तो शायद प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जहां तक मुद्दे का प्रश्न है, महंगाई का आपने जिक्र किया राजीव जी, अभी 12 तारीख को, मात्र 1 दिन पहले, जयपुर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। दिल पर हाथ रखकर हम सोचें खुद पत्रकार के नाते भी, तो क्या इतना बड़ा प्रदर्शन पिछले कई महीनों में किसी और राजनीतिक दल ने किया? लेकिन क्या मीडिया ने उसे उस रूप में लोगों तक पहुंचाया? आपने घर घर पहुंचने की बात माननीय प्रधानमंत्री की कही। अमलेंदु जी बड़े सम्मान के साथ, मैं भी उतने ही सम्मान के साथ उन्हें भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानता हूं, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो उन्हें साक्षात श्री राम कहा है, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। और वे इस छोटे पर्दे के जरिए घर घर तक पहुंच गए हैं। आज मैंने कहीं पढ़ा कि नेहरू से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, जब दूरदर्शन का आविष्कार हुआ होगा और भारत में आया होगा दूरदर्शन, तब से लेकर अब तक हमारे 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री जितने कुल योग समय में दिखाए गए होंगे स्क्रीन पर, उससे कई गुना ज्यादा समय माननीय नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर दिखाए जा चुके हैं। न केवल सरकारी माध्यम पर, बल्कि जो प्राइवेट टेलीविजन न्यूज चैनल्स हैं उन पर भी। तो वे अवतार के रूप में घर घर तक पहुंच चुके हैं, ये बात सही है। तो ऐसे ही समय में तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस अवतारी महानायक से यह सवाल पूछा जाए कि 80 करोड़ लोग झोले में, जिस झोले पर आपकी तस्वीर छपी है, उसमें 5 किलो अनाज लेकर क्यों जा रहे हैं? इसी समय तो पूछने की जरूरत है कि दुनिया में भुखमरी में भारत का स्थान कहां है। इसी समय पूछने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आजादी में भारत कितने पायदान और नीचे चला गया है। लोकतंत्र की क्या दशा है भारत में? ये सारे सवाल विपक्ष को पूछने चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव ने एक छोटी गलती की है, लेकिन राजीव जी, आपने जो 2007 के, 2014 के, 17 के और 19 के चुनावों का जो जिक्र किया, मैं इसमें एक छोटा सा अंतर पाता हूं। वो दौर था जब नरेंद्र मोदी की इमेज लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए डिजिटल मीडियम, सोशल मीडिया, सारे माध्यम लगे हुए थे। और तब सचमुच में एक उद्धारक के रूप में, एक परम उद्धारक के रूप में, एक अवतार के रूप में उन्हें पेश किया गया था कि वे आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन 2007 से लेकर 2021 तक राजीव जी, सरयू में, गंगा में, घाघरा में, यमुना में, चंबल में, सब में बहुत पानी बह चुका है। 2 साल के कोरोना काल की विफलताएं अब देश देख चुका है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र ने
अब भी उन विफलताओं को छुपाने के लिए, उन पर रेत और मिट्टी डालने के लिए तमाम तरह के अभियान चला रखे हैं। इसके बावजूद अब यह नहीं माना जा सकता कि 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी आज वहीं खड़े हैं जहां आज से 2 साल या 3 साल पहले खड़े थे। निश्चित तौर पर नहीं। उनकी जमीन थोड़ी सी दरकी है, खिसकी है, कुछ दरार आई है उनके उस महामानव वाले जो अवतारी स्वरूप है का जो पुतला है, वो पुतला कहीं ना कहीं से दरक रहा है। तो ये जो छोटे छोटे बयान हैं, ये सचमुच फरवरी में या उत्तर प्रदेश में कब चुनाव होने, मुझे तारीख नहीं मालूम, ये बयान क्या किसान आंदोलन के इस संदेश को फीका कर पाएंगे कि सरकार ने घुटने टेके हैं? क्या 700 किसानों की मौत को उत्तर प्रदेश या पंजाब के लोग भूल जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। अखिलेश यादव का ये आधा अधूरा सा बयान, भारतीय जनता पार्टी का तंत्र तो बिल्कुल प्रेम जी ने सही कहा कि वे तो इसको बनाएंगे, और ये राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल का हक है। मैं ऐसे कभी भी अनुचित नहीं मानता हूं। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे दल की भूल को, गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का अधिकार है। यही तो राजनीति है। इसमें न कुछ असंवैधानिक है, न अनैतिक है। हाँ, जो झूठ फैलाता है बीजेपी और संघ का तंत्र, वो अनैतिक होता है, लेकिन उनके लिए वही अंतिम सत्य है। उनका पूरा जो साम्राज्य है सत्ता का, वो झूठ की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। मिथ्यावाचन कहना चाहिए। अमलेंदु जी, मुझे मित्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के लिए झूठ बोलना असंसदीय हो जाता है, ये गलत है, तो इसलिए मैं उसे मिथ्यावाचन कहता हूं, झूठ की बजाय। मिथ्यावाचन कह सकते हैं, संसद की कार्यवाही में झूठ शब्द नहीं चलता, मिथ्यावाचन चलता है, ऐसा मुझे मालूम है। तो मेरा निवेदन यह है कि ये जो मुद्दे हैं, इनमें कितने दिनों तक का जीवन है कि अखिलेश यादव का ये बयान के आखिरी दिनों में बनारस में रहना चाहिए, ये फरवरी अंत आते आते, मतदान होते होते कितना खड़ा रह पाएगा? बीजेपी कितने दिनों तक इसे जलाए रखेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन चलेगा। अब अंदर खाने बहुत परिवर्तन है। हार जीत की भविष्यवाणी हम और आप नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है, इसलिए इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों के जरिए वो जमीन फिर से पाने की कोशिश की जा रही। राजीव जी, कि जो सीटों का आंकड़ा आपने कहा कि वे 400 सीट की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, इस देश में अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दावा करते रहे हैं। आपको बंगाल चुनाव भूले नहीं होंगे आप सब, कितनी सीटों का दावा किया था जेपी नड्डा और अमित शाह जी ने, और कितनी आई सीटें। और वो जो 2019 से पहले का दौर था, अगर हम 2019 से पहले के चुनावों को भी देखें तो कितने चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। बहुत लंबी फहरिस्त है। उनके अभ्युदय के बाद से, 2014 में उनके अभ्युदय के बाद से, खुद गुजरात में उस दिन की मतगणना अगर आपको याद होगी, 2:30-3 बजे तक तो कांग्रेस की सरकार वहां बनती दिखाई दे रही थी। बड़ौदा की पेटियां खुलने के बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, हम उस पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, न जाने कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश गेटवे ऑफ दिल्ली कहलाता है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, इसलिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी ने कहा कि 70 साल में पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतने गर्म तरीके से लड़ा जाएगा, और उसी की पूर्व पीठिका में ये सारी बयानबाजी चल रही है। आपने समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, या जो भी रणनीति हो, हम बदनाम भी क्यों कहें, राजनीतिक दलों का अपना हक है कि मुसलमान और यादव का गठबंधन होगा, अगर ये आएंगे तो आतंकवादी आने लगेंगे, प्रधानमंत्री कह चुके। तो ऐसे समय में विपक्ष की यह जिम्मेदारी है, अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि आज तक पिछले 20 सालों की आतंकवादी घटनाओं की पूरी फहरिस्त रख देना चाहिए। रख दी है लोगों ने। हमारे आपके जैसे तमाम सारे स्वतंत्र चेता जो पत्रकार और समीक्षक हैं वे लिखते हैं, उनके उस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक पूरी सूची वायरल है कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं वे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। चाहे वो विमान अपहरण के बाद आतंकवादियों को काबुल तक छोड़ने जाने की कवायद हो, वो भारी भरकम सूटकेस के साथ न जाने कितना उसमें रोकड़ा था, हमें नहीं पता, कई 100 करोड़ रुपए थे, और वे जो आतंकवादी छोड़े गए थे वे आज तक नासूर बने हुए हैं भारत के लिए। संसद पर हमला हो, अक्षरधाम पर हमला हो, कश्मीर के मंदिरों पर हमला हो, ऐसी कौन सी बड़ी आतंकवादी घटना है
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुई है। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में कब रही कि राष्ट्र का नेतृत्व उनके हाथ में था और उनके होने से, केंद्रीय सत्ता उनके हाथ में होने से आतंकवादी भारत में प्रवेश करने लगे या कि सीधे उत्तर प्रदेश में आने लगे। सारी इतनी सारी सीमा से लेकर इतने किलोमीटर छोड़कर सीधे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही आतंकवादी लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में आने लगेंगे। तो ये जो इस तरह के बोधे बयान होते हैं, बेसिर पैर के बयान होते हैं, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का क्या अंतर संबंध है आतंकवादियों से, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। सचमुच ये कम से कम देश में किसी को इस पर शोध करना चाहिए। अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है, कोई एमफिल पीएचडी कर सकता है कि इनको संख्या भी पता होती है। राजीव जी, आपको याद होगा बिहार और बंगाल के चुनाव में जेपी नड्डा जी ने एग्जैक्ट संख्या बताई थी कि 300 आतंकवादी आने वाले हैं, न 299 न 301। तो मैं भी चकित हूं कि ये इतना तादाद में कैसे स्थापित है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतंकवादी आने से पहले अपना ट्रेवल प्लान भेजते हैं कि हम इतने लोग आएंगे, ये कपड़े पहने होंगे, हमको खाने के लिए बंगाल जाएंगे तो हमको रसम चाहिए होगी, बिहार जाएंगे तो हमको लिट्टी चोखा चाहिए, और उसका इंतजाम शायद जेपी नड्डा जी या भारतीय जनता पार्टी करते हो आतंकवादियों को, तभी तो उन्हें इतनी एग्जैक्ट संख्या पता है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये सब होने वाला है। और आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे राजीव जी, आप देखिए हिंदू मुस्लिम ही करेंगे। औरंगजेब हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, इनके पास मुसलमान के सिवा और कोई चारा नहीं है। जो सोशल मीडिया पे पूछा जाता है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता या मुसलमान शब्द नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 6 मिनट से 5 मिनट से अधिक अपना भाषण पूरा कर पाता? निश्चित तौर पर नहीं। और आप कल्पना कीजिए कि ये मुस्लिम शासकों के बाद अंग्रेजों का पूरा शासनकाल छोड़ देते हैं। आज तक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से आपने, जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा भारत का शोषण किया, दोहन किया, यहां से लूट कर ले गए, उनके खिलाफ एक शब्द आपने नहीं सुना होगा। और जो मुस्लिम बाबर से लेकर आखिरी मुगल तक हिंदुस्तान की जमीन में ही सो गए, वे इनकी दुख और तकलीफ का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि असल बात इनका इस्लामोफोबिया है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में ये इस्लामोफोबिया नाम की अपनी बीमारी को ये फिर लेकर आएंगे, उसमें हवा भरेंगे, उसको खाद पानी देंगे और असली मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाएगा। गलती बीजेपी और के विपक्ष के जो दल हैं उनकी ये है कि वे उनकी पिच पर जाकर खेलने लगते हैं। कभी अखिलेश यादव कह देते हैं कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, कभी वे कह देते हैं कि आखिरी दिन बनारस में बिताएं, फिर उन्हें खंडन करना पड़ता है, दीर्घायु की कामना करनी पड़ती है। मेरा मानना यह है कि जब सारे विपक्षी दल ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ और नफरत की फैक्ट्री कम से कम इस सकल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झूठ और नफरत की फैक्ट्री है, तो उसके मुकाबले के लिए आपके पास कोई तंत्र नहीं है, तो ऐसे कोई भी ढीले ढाले बयान, दो अर्थी, जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि जिनके दो अर्थ निकाले जा सकें, ऐसे बयान देना ही क्यों चाहिए, वो भी चुनाव के मौके पर। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान नहीं देते। माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मंचों से लेकर दुनिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के भीतर खड़े होकर मिथ्या वाचन करते हैं, लेकिन दूसरे दल उनका उतना बड़ा तुमार नहीं बांध पाते। वे नहीं बता पाते कि कर्नाटक की सभा में प्रधानमंत्री ने गलत कहा है कि भगत सिंह से मिलने कांग्रेस का नेता कोई नहीं जाता था जेल में। कोई रामलीला मैदान में बोले गए अखंड झूठ को प्रधानमंत्री के कि हमने सीए एनआरसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में बड़ा प्रचार नहीं कर पाते विपक्षी दल कि वे बताएं कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में शब्द शामिल था, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में खड़े होकर भाषण दे चुके थे, उसको नकारने का काम रामलीला मैदान के मंच से भारत का प्रधानमंत्री करता है, और विपक्ष इससे खड़ा नहीं कर पाता कि देश का प्रधानमंत्री मिथ्या वाचन कर रहा है। इसके उलट जब विपक्ष का कोई नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, जो भी हो, उनके इतने से बयान को इतना बड़ा करके राई को पहाड़ बन के बनाने का उनके पास तंत्र है, और वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं।
देखना ये होगा कि अब इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के ये सारी कवायदें क्या परवान चढ़ती हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग अपने परिजनों की कोरोना काल में मृत्यु को याद रखते हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग ये याद रखते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, वक्त पर अस्पताल में बेड नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मृत्यु हुई, सीनियर मोस्ट आईएएस उत्तर प्रदेश के काल कवलित हो गए कोरोना काल में। क्या उनके परिजन अखिलेश के इस बयान को याद रखेंगे, या अपने ऊपर बीती हुई उस आपदा को याद रखेंगे मशीन का बटन दबाते समय? ये तो मतदान के बाद ही मालूम पड़ेगा। राजीव, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ